हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स रिविजन। आज की क्लास में हम करने वाले हैं ईवीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ये क्लास आपका यूपी टेट और सुपर टेट दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। काफ़ी शानदार प्रश्न इस वीडियो के अंदर लिए हैं। तो चलिए बिना देरी के अपने प्रश्नों को यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। पहला सवाल ये कह रहा है, मानव शरीर के सबसे बड़े अंग का क्या नाम है? यकृत है, वृक्क है, मस्तिष्क है या फिर हृदय है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग आपका त्वचा होता है, बट ऑप्शन में है नहीं, इसलिए आपका आंसर जो है पहला सही हो जाएगा। यकृत आपका आंसर यहाँ पे पहला ही ऑप्शन आपका सही है। त्वचा के बाद मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है वो क्या है? आपका यकृत है, ध्यान रखना है। त्वचा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग माना जाता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और मानव शरीर का बाहरी सबसे बड़ा, जब भी आपके एग्जाम में पूछा जाए मानव शरीर का बाहरी सबसे बड़ा अंग क्या है, त्वचा होता है, स्किन होता है। मनुष्यों में सबसे बड़ा आंतरिक और जटिल अंग आपका क्या है? यकृत है। जब ऑप्शन में त्वचा रहेगा त्वचा लगाएंगे, त्वचा नहीं रहेगा देन आपका यकृत आंसर सही हो जाएगा। ये काफ़ी डिटेल में वीडियो आपका होने वाला है, फुल वॉच करिएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से क्यूसेक में मापा जाता है? जल की गहराई, जल की शुद्धता, जल की मात्रा या फिर जल की प्रवाह दर मापा जाता है? क्यूसेक में क्या मापा जाता है? गहराई नहीं, शुद्धता नहीं, मात्रा नहीं, बल्कि जल की प्रवाह दर मापा जाता है। सो डी आंसर आपका यहाँ पे सही है। सो आंसर आपका क्यूसेक सही है। क्यूसेक में पानी के बहाव की दर को मापा जाता है। क्यूसेक का उपयोग नदियों, नहरों, बांधों से छोड़े जाने वाले पानी की मात्रा को मापने के लिए उपयोग में किया जाता है। सो काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है ये आपके एग्ज़ाम के लिए। आंसर आपका क्यूसेक सही है। अगला सवाल है, मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग क्या होता है? उंगलियों के नाखून होते हैं, दांतों का इनेमल होता है, खोपड़ी की अस्थि होती है या घुटने की अस्थि होती है? मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग क्या होता है? दांतों का इनेमल यानी दंत वल्क होता है। सो इस प्रश्न का आंसर आपका यहाँ पे बी आंसर सही है। मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ दांतों का इनेमल है, दंत वल्क होता है, जो हमारे दांतों की बाहरी परत होती है, कैल्शियम फास्फेट से बनी होती है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है, रोम का पूरा नाम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मैसेज, रीड ऑफ मेमोरी, राइड ओनली मेमोरी? रोम का पूरा नाम आपका होता है रीड ओनली मेमोरी। सो आपका पहला ही आंसर आपका यहाँ पे सही है। मैसेज नहीं होता, रीड ऑफ मेमोरी नहीं होता, ना ही आपका राइड होता है। क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। ध्यान रखिएगा, आपका रोम का फुल फॉर्म होता है। ये जितने लाइन है सारे लाइनों में से कोई ना कोई सवाल आपका एग्जाम के अंदर बन सकता है, ध्यान रखना है। आपसे पूछा जा सकता है सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है, एमपीयू का पूरा नाम क्या होता है, जीपीयू का पूरा नाम क्या होता है, रैम का पूरा नाम क्या होता है, रोम का पूरा नाम क्या होता है। तो ध्यान रखना है सीपीयू का पूर्ण नाम क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, याद रख लीजिएगा। सीपीयू क्या है? कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। एमपीयू का पूर्ण रूप क्या है? मेमोरी प्रोटेक्शन यूनिट होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। जीपीयू का पूरा नाम क्या होता है? ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट होता है। रैम का पूरा नाम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रोम का पूरा नाम आपका रीड ओनली मेमोरी होता है। ये सारी लाइन आपको कॉपी में लिखना है, एक दो बार पढ़ना है, चीज़ें हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। जैसे एक सवाल है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? सीपीयू को कहा जाता है, एमपीयू को कहा जाता है, जीपीयू को कहा जाता है या फिर रैम को कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? सीपीयू को कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। सो आंसर आपका पहला ही यहाँ पे सही है। अगला सवाल है, जब हम अपने नाखून को काटते हैं तो हमें दर्द नहीं होता है, क्यों नहीं होता? जब भी नाखून और बाल काटे जाते हैं तो दर्द नहीं होता, वह किस लिए नहीं होता? कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं इसलिए, शरीर के बेकार हिस्से हैं इसलिए, या फिर मृत कोशिकाओं से बने होते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं? जब हम अपने नाखून काटते हैं, बाल काटते हैं तो दर्द नहीं होता है, ब्लड नहीं निकलता है, क्योंकि वह जो है मृत कोशिकाओं के बने होते हैं। सो सी आंसर आपका यहाँ पे सही है। इस प्रश्न को काफ़ी डिटेल में समझेंगे। नाखून हो या बाल हो, काटते समय दर्द नहीं होता है क्योंकि वे क्या है? मृत कोशिकाओं से बने होते हैं। नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है क्योंकि ये क्या है? डेड सेल्स से बने होते हैं। इन कोशिकाओं में
नसें नहीं होती हैं जो दर्द का जो है संकेत मस्तिष्क तक पहुंचा सके। सो नाखून से जुड़ी कुछ खास बातें याद रखना है। केराटिन से बने होते हैं नाखून, एक सख्त प्रोटीन से बनते हैं जो जिसे क्या कहते हैं, केराटिन कहते हैं। यही प्रोटीन हमारे बालों और त्वचा की सबसे ऊपरी परत में पाए जाते हैं। नाखून त्वचा के नीचे अपनी जड़ों से बढ़ते हैं। जैसे जैसे नई कोशिकाएं बनती जाती हैं, पुरानी कोशिका जो है मृत कोशिकाओं को आगे की तरफ ढकेलती हैं। उसी हिस्से को आप क्या करते हो, काटते हो। अगर गलती से भी कोई जीवित पार्ट कट जाता है बॉडी का तो काफ़ी दर्द होता है, ब्लड भी निकलता है। तो अगर आप गलती से नाखून का वह हिस्सा काट लेते हैं जो अभी भी त्वचा से जुड़ा हुआ है, जैसे कि नाखून के पास का मांसल जो त्वचा होता है, तो दर्द होता है ना, तो खून भी निकल सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस हिस्से में जीवित कोशिकाएं और तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। अगला सवाल है, प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश है। नीले प्रकाश में, लाल प्रकाश में, पीले प्रकाश में, हरे प्रकाश में। तो प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश जो है लाल में होता है। बी आंसर आपका यहाँ सही है। लाल के बाद जो है सेकंड अगर पूछा जाए तो नीला ध्यान रखना है सेकंड नंबर पर। और इस प्रश्न के लिए आपका आंसर लाल प्रकाश, यहाँ पे बी आंसर सही है। निम्न में से कौन सा रोग वैक्सीनेशन द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता? नकारात्मक आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए मधुमेह, पोलियो, सेचक या फिर काली खांसी। कौन सा आपका टीकाकरण द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता? तो मधुमेह, इसलिए इस प्रश्न का आंसर पहला आपका सही है। पोलियो के साथ साथ काली खांसी हो गया, सेचक हो गया, इस ऐसी बीमारी जो होती है टीकाकरण वैक्सीनेशन द्वारा नियंत्रित किया जा सकता, जबकि मधुमेह जैसी बीमारियों का टीके से इलाज नहीं किया जा सकता। मधुमेह के साथ साथ आपका ध्यान रखना, बेरी हो गया, डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, इन्हें जो है टीके के थ्रू इलाज नहीं किया जा सकता। आज आपको ऑप्शन में मधुमेह मिला है, बेरी भी मिल सकता है, मलेरिया भी मिल सकता है, ध्यान रखना है। पोलियो के साथ साथ काली खांसी, चेचक जैसी बीमारियां जो होती हैं टीकाकरण से नियंत्रित किया जा सकता है। अगला 9 नंबर सवाल, किस मिट्टी को रेगुर के नाम से जाना जाता है? जलोढ़ मिट्टी को, काली मिट्टी को, मरुस्थली मिट्टी को या पर्वतीय मिट्टी को? किस मिट्टी को रेगुर के नाम से, किस मिट्टी को रेगुर के नाम से जाना जाता है? ध्यान रखना है, काली मिट्टी को रेगुर के नाम से जाना जाता है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर आपका बी आंसर सही है। रेगुर काली मिट्टी या काली कपास मिट्टी का एक स्थानीय नाम है। सेम क्वेश्चन है, रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? लाल मिट्टी है, काली मिट्टी है, शुष्क मिट्टी है, मिश्रित पीली मिट्टी है। रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी है। काफ़ी छोटा सा प्रश्न है, तो इसका आंसर आपका बी सही है। रेगुर जो है ये काली मिट्टी का दूसरा नाम है। इसे काली कपास मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। यह कपास की खेती के लिए बहुत उपयोगी होती है। रेगुर काली मिट्टी या काली कपास मिट्टी का एक स्थानीय नाम। अगला सवाल है, विटामिन डी के मुख्य स्रोत में शामिल है काजू, संतरा, नींबू या फिर सूर्य की किरणें। विटामिन डी के जो मुख्य स्रोत हैं वो सूर्य की किरणें होती हैं। इस प्रश्न का आंसर आपका डी सही है। सूर्य की किरणें जो होती हैं, सुबह सुबह की जो किरणें होती हैं वो विटामिन डी के मुख्य स्रोत के रूप में जाने जाते हैं। सो आपका डी आंसर यहाँ पे। जब हमारी त्वचा सीधे सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आती है तो हमारा शरीर जो है स्वाभाविक रूप से विटामिन डी बनाता है। इसे अक्सर सनशाइन विटामिन। निम्न में से कौन सा स्कर्वी रोग के उपचार में उपयोगी होता है? आम होता है, पपीता होता है, आंवला होता है या फिर बेर होता है? इनमें से कौन सा स्कर्वी रोग के उपचार में उपयोगी होता है, ये चीज़ आपको बताना है। तो आपके जो खट्टे फल होते हैं जैसे कि आपका आंवला, तो ये आंसर आपका सी सही है, ध्यान रखना है। आंवला जो होता है ये स्कर्वी रोग के उपचार में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और इसके इलाज में विटामिन सी से भरपूर खाद्य पदार्थों के सेवन किए जाते हैं, जैसे कि आंवला हो गया, खट्टे फल हो गए और कुछ सब्जियां वगैरह होती हैं जैसे कि टमाटर। स्कर्वी रोग के इलाज में विटामिन सी उपयोगी होती है। यह एक ऐसी बीमारी है जो शरीर में विटामिन सी की गंभीर कमी के कारण होती है। इसे क्या कहते हैं? स्कारविक एसिड भी कहा जाता है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अगला 13 नंबर सवाल, टिड्डियाँ भारत में प्रवेश करती हैं बांग्लादेश से, श्रीलंका से, नेपाल से या फिर पाकिस्तान से? टिड्डियाँ जो होती हैं भारत के अंदर कहाँ से प्रवेश करती हैं? टिड्डियों के जो है झुंड मुख्य रूप से पाकिस्तान से होते हुए
भारत में प्रवेश करती हैं। ये प्रवासी कीट सबसे पहले राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और फिर हवा की दिशा के साथ अन्य राज्यों की ओर बढ़ते हैं। तो ध्यान रखना है, टिड्डियाँ जो हैं वो भारत में प्रवेश करती हैं पाकिस्तान से। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा पेड़ उच्च ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्र में उगता है? पलाश है, बरगद है, सागौन है, आम है, जामुन है, गरुड़ का पेड़ है, ओक है, बिर्च है, रोडोडेंड्रॉन है, या गरुड़ का पेड़ है, बरगद का पेड़ या हेतल है। आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा पेड़ है जो उच्च ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्र में उगता है? तो आंसर आपका सी सही है, ओक है, बिर्च है, रोडोडेंड्रॉन है। आंसर आपका सी सही है। अगला और अंतिम सवाल है, इनमें से कौन सा वृक्ष समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? चीड़ का वृक्ष या साल का, सागौन का या देवदार का वृक्ष? तो वृक्ष जो है समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है, कौन सा पाया जाता है? देवदार का पाया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर डी सही। सो आई होप सो ये छोटा सा वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो चैनल पे पहली बार है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।